देखो हेडिंग चला था हमारे पास आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है जी, और यही प्रकाश वैद्युत समीकरण है। इसी समीकरण की व्याख्या करने के लिए, ये समीकरण बनाने के लिए आइंस्टीन को नोबेल मिला था 1921 में। हाँ जी, अब देखो उधर खासियत क्या है, या इससे पता चलता, अभी वो चारों नियम जो तुमने पहले लिखे थे प्रकाश वैद्युत समीकरण वाले, जो प्रकाश वैद्युत के नियम थे, वो दोबारा से लिखेंगे अभी हम, लेकिन वो इसी समीकरण से लिखेंगे। अब होता क्या है, यहाँ तक तो ये बात पता चल गई थी, ये जो समीकरण बनी थी कि जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है, ढंग से समझना इस बात को, आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है वो दो भागों में खर्च होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जिसे हम फाई जीरो कहते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन को आगे को चलाने में, जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? अब हमने नीचे लिखा है, ये समीकरण तो बन गई थी कल, यदि आपतित प्रकाश की ऊर्जा केवल इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में ही खत्म हो जाती है, मतलब यह हो जाती है क्या कि जितनी भी ऊर्जा थी ई वो इलेक्ट्रॉन को केवल निकालने में खर्च होगी, इलेक्ट्रॉन को जैसे 100 थी 100 के 100 निकालने में खर्च होगी, गतिज ऊर्जा बची नहीं। जब बची नहीं तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी जीरो। तो ऐसी ऊर्जा, आपतित प्रकाश की ऐसी ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को कम से कम उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, वो कार्यफलन कहलाती है, और उसकी जो आवृत्ति होती है वो देहली आवृत्ति कहलाती है। तो इस समय इसकी ऊर्जा केवल इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो रही है, तो इस टाइम जो इसकी आवृत्ति होगी वो देहली आवृत्ति कहलाएगी, इसलिए न्यूज बराबर जो होगा वो न्यू जीरो हो जाएगा। तो दो चेंज हो जाएंगे, ई के बराबर ई जीरो, ये ई के बराबर जब जीरो होगा तो आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाएगी। तो क्या आएगा, देखो ये सारे मान यहाँ लगा देंगे हम, जहाँ ये तो जीरो हो गया, ई हो गया, माइनस फाइव जीरो हो गया, इसे इधर लेकर आएंगे प्लस हो जाएगा फाइव जीरो। ई बराबर होता है एच न्यू, लेकिन एच न्यू ना होकर क्या हो जाएगा, एच न्यू जीरो, तो फाइव जीरो का मान मिल जाएगा हमें एच न्यू जीरो। अब ये एच न्यू जीरो जो फाइव जीरो बराबर मिला है, उठा के से यहाँ लगा देंगे, ये लगा दिए, ई के बराबर ई माइनस एच न्यू, ये भी प्रकाश वैद्युत समीकरण होती है, वरना ई का भी अपना मान खोल सकते हैं हम, ई बराबर क्या होता है एच न्यू नॉर्मली, तो एच न्यू माइनस ये तुम्हारे पास आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण हो जाती है। एक कभी कभी हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं कि ई के बराबर एच, इसमें से कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू जीरो। इस प्रकार इस प्रकार आइंस्टीन के समीकरण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। और नियम सुन लो भाई, निम्नलिखित निष्कर्ष क्या आते हैं, मतलब इस समीकरण में देखो, वो चार नियम याद करो दिमाग में दोबारा से, कि जो आपतित प्रकाश की तीव्रता थी, प्रकाश की तीव्रता वो किस पर निर्भर करती थी, इलेक्ट्रॉनों में, अरे दर पर, और जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, आवृत्ति वो किस पर करती थी, गतिज ऊर्जा पर। और ऊर्जा कम से कम इतनी तो जरूर होनी चाहिए, कम से कम इतनी जरूर होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, उसे हम कार्यफलन कहते हैं, ऊर्जा जो कार्यफलन कहलाती है। और चौथा नियम यह था कि कोई समय पश्चिता नहीं होती है, पश्चिता नहीं होती है, पता चला है ना। ये चारों प्रकाश वैद्युत इसके नियम थे। इन नियमों को पहले जो बताया गया था वो सिर्फ हवा में बता दिया गया था, कोई प्रयोग वगैरह करके दिखाया नहीं था कि कोई समीकरण होती या कोई निष्कर्ष निकालते या कोई प्रयोग वगैरह करते और उससे समीकरण आती, ऐसा कुछ था नहीं, डायरेक्ट ये नियम बता दिए। आइंस्टीन ने क्या किया था, आइंस्टीन उन नियमों में और इन नियमों में अंतर ही होता है कि आइंस्टीन ने एक समीकरण बनाई और इस समीकरण को देख देख के उन नियमों को बनाया, और इस समीकरण से हमें दिखेगा साफ साफ, उन्होंने अपने अपने प्रयोग करके दिखाए। एग्जाम में क्वेश्चन देखो, ये भी आता है और ये भी आता है, और दोनों देखने में सेम लगेंगे, सिर्फ नाम का फर्क होगा। क्वेश्चन आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आइंस्टीन के नियम लिखिए, बस इतना अंतर आएगा, ठीक है जी। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए तो ये वाले हैं चारों, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आइंस्टीन के नियम लिखिए तो अब जो हम लिखने वाले हैं वो ये हैं, लेकिन दोनों हैं सेम ही। तो अंतर समझ लेना, पहली बात तो होश में होकर देख लेना कि आया क्या है, नॉर्मली नियम आए हैं या आइंस्टीन वाले नियम आए हैं। और दोनों ज़्यादातर चांस रहते हैं कि ऐसा मान के चलना कि 90% चांस है कि आइंस्टीन वाले आएंगे और 10% चांस है कि ये वाले आएंगे, क्योंकि एग्जाम में तो दोनों ही आते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी इनकी रहती है हमेशा। 5 नंबर में कंप्लीट क्वेश्चन कैसा आएगा
कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए तथा इसकी सहायता से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। ऐसे करके आएगा पूरा। तो ये समीकरण भी लिखनी है तुम्हें, वो पूरे व्याख्या, और आगे को ये 5 नियम भी, ये 4 नियम भी लिखने हैं। और खाली नियम आ जाए तो 2 या 3 नंबर में आएंगे, वो तुम अपने हिसाब से देख लो। अब देखो क्या किया था। सबसे पहले जो था आपतित प्रकाश की तीव्रता दर के अनुक्रमानुपाती होते, तो हम कहेंगे आइंस्टीन ने अपने प्रयोग, सुन लो यहाँ से, आइंस्टीन ने अपने प्रयोगों के आधार पर पाया कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। कल बता रहे थे ये वाली बात कि एक किरण आएगी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के जाएगी, 2 आएंगे, 2 निकाल देंगे। तो जैसे जैसे उसकी तीव्रता बढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही थी। संख्या बढ़ रही थी मतलब दर बढ़ रही थी। तो इस प्रकार आइंस्टीन ने पाया कि आपतित प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। एक फोटोन या एक प्रकाश किरण एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की दर बढ़ती जाती है, अतः प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। एक बात। फिर दूसरा, अब तुम देखो जरा यहाँ से, यह है समीकरण, यह है आपतित प्रकाश की, यहाँ से देख लो। तो यह है ऊर्जा जो नॉर्मल आपतित प्रकाश की आ रही है, यह है ई। और ये क्या है, यह है वो जो ऊर्जा चाहिए उत्सर्जित होने के लिए, यहां से निकलने के लिए, जैसे फाई कह रहे हैं हम। अब सोचो फाई 50 है, इसका मान जो है वो 50 है, समझ रहे। इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करना है जो भी है, या गतिज ऊर्जा निकालनी है, 50 है। और हम ऊपर से जो प्रकाश डालने हैं वो 49 डाल दें, मतलब ये ई का मान छोटा कर दें, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। मान कितना आ रहा है, 50 में से 49 जाएंगे कितना, माइनस में। और माइनस में गतिज ऊर्जा होती नहीं है, कोई भी आदमी माइनस में कैसे चल सकता है, तो माइनस में गतिज ऊर्जा होती नहीं है। तो अब इससे निष्कर्ष ये निकला, इस समीकरण को देखकर निष्कर्ष ये निकला कि अगर इलेक्ट्रॉनों को निकालना है, तो कम से कम ऊर्जा या तो 50 ही दो, कि ताकि इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर बैठ जाए, भले से चले नहीं लेकिन निकल जाए, कम से कम 0 तो आ जाए। या 50 से ज़्यादा दो, 50 से ज़्यादा दो तो धनात्मक मान आएगा कि भाई 50 तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो गई और एक ऊर्जा बची वो चलाने में खर्च हो जाएगी। तो दूसरा नियम क्या पता चला कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा से कम नहीं होनी चाहिए। इस न्यूनतम ऊर्जा को ही देहली ऊर्जा या कार्यफलन कहते हैं, और इस प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो देहली आवृत्ति कहलाती है। तो ये 2 निष्कर्ष एक साथ बता दिए इन्होंने। फिर तीसरा प्रयोग इन्होंने ये किया, आइंस्टीन ने ये प्रयोग किया कि धातु अलग अलग बदल के देखी, मतलब कि एक लोहा ले लिया, एक एल्युमिनियम ले लिया, एक कॉपर ले लिया, एक सीजियम ले लिया, ऐसे करके कुछ भी, और प्रकाश डाल के देखा। तो भिन्न भिन्न धातु की प्लेटों के लिए इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन या प्रकाश की तीव्रता जो थी ना भिन्न भिन्न थी। मतलब प्रकाश जो चाहिए था ऊर्जा, सोचो ये 100 पे निकाल रहा था, ये 70 पे निकाल रहा है, ये कुछ और पर मतलब 80 पे निकाल रहा है, सोचो ये 20 पे निकाल रहा है। तो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए ऊर्जा का मान, आपतित प्रकाश की ऊर्जा का मान भिन्न भिन्न होता है। ये भी इसी नियम से पता चला। चौथा जो लास्ट में इन्होंने बताया क्या, कि जैसे ही कोई प्रकाश आपतित किया जाता है, और उसी समय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने प्रारंभ हो जाते हैं। ये दिखाई देता है, मतलब कि जैसे प्रकाश डालते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने प्रारंभ हो जाते हैं। अतः आपतित प्रकाश के आपतित होने में और इलेक्ट्रॉनों के निकलने में कोई समय पश्चाता नहीं होती है। ये लास्ट वाला नियम आ जाता है, समझ रहे। तो इस तरीके से हम यहाँ निष्कर्ष निकलते हैं। उसमें नंबर 1 हम यहाँ लिखने वाले हैं। इस समीकरण को देख देख के नियम बना रहे हैं और जो उन्होंने प्रयोग किए थे। तो पहला वाला था आपतित प्रकाश की तीव्रता, ये हेडिंग बना लेंगे नंबर 1 और इसमें लिखेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद तो 4 नियम दोबारा से लिख रहे हैं।
हो गया। इसमें लिखेंगे आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन के अनुसार एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। जैसे जैसे फोटोनों की संख्या बढ़ाते हैं, जैसे जैसे फोटोनों की संख्या बढ़ाते हैं, फोटोनों की संख्या बढ़ाते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर भी बढ़ जाती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर भी बढ़ जाती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की दर भी बढ़ जाती है। अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। होगा जी। नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, देखो इधर सेकंड में आवृत्ति का प्रभाव लिख देना सही। आवृत्ति का प्रभाव इसमें लिखेंगे आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण से प्रकाश वैद्युत समीकरण से ज्ञात होता है कि आपतित प्रकाश की, देखो एक मिनट इधर देख लेना जरा, हम दो चीजें एक साथ बताने वाले हैं। यहां से देखोगे तो दोनों ऊर्जा है कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा से कम नहीं होनी चाहिए, या हम ऐसा बोल देंगे ये क्या है, ये आवृत्ति कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना जी। इस न्यूनतम ऊर्जा को तो देहली ऊर्जा या कार्यफलन कहते हैं, और एक इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक साथ ही बता रहे हैं हम, इससे भी और इससे भी, और दोनों समीकरण सही हैं। तो इसमें लेंगे स्पष्ट होता है कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा से, आपतित प्रकाश की ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा से कम नहीं होनी चाहिए, एक न्यूनतम ऊर्जा से कम नहीं होनी चाहिए, और आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम नहीं होनी चाहिए।
आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम नहीं होनी चाहिए। इस आवृत्ति को, इस न्यूनतम आवृत्ति को लिखना, इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। और समीकरण से स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। दिखाई दे रहा है समीकरण में? आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। देखो इधर यहाँ एक कॉमन लगाएंगे 50, ये तो फिक्स ही रहता है। जो भी एक बार धातु का मान 50 फिक्स हो गया तो वो तो पूरी धातु के लिए फिक्स रहेगा। इसका मान तुम बढ़ाते रहो, ई का मान बढ़ता रहेगा। ई क्या है? गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की। यहाँ तुम 50 है 51 हो गया, 52 53 जैसे करते रहोगे तो ई के का मान बढ़ता रहेगा। इससे क्या हो रहा है कि आवृत्ति के बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ रही है। एच का मान तो नियत ही रहता है। ठीक है जी। तो वो पहले जो बात बता दी थी, हवा में बताई थी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। कोई नियम कानून नहीं था इसमें, तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तीसरा लिखेंगे इसमें प्रभाव, कैथोड का प्रभाव। कैथोड का प्रभाव, कैथोड का प्रभाव। और कैथोड के प्रभाव में लिखेंगे आइंस्टीन ने भिन्न भिन्न धातुओं, आइंस्टीन ने भिन्न भिन्न धातुओं के, आइंस्टीन ने भिन्न भिन्न धातुओं के, भिन्न भिन्न धातुओं के कैथोडों पर प्रकाश आपतित किया, कैथोडों पर प्रकाश आपतित किया और पाया कि, कैथोडों पर प्रकाश आपतित किया और पाया कि प्रत्येक धातु की प्लेट के लिए आपतित प्रकाश की ऊर्जा का मान भिन्न भिन्न होता है। नंबर 4, इसे ना बिना हेडिंग के लिखेंगे। नंबर 4 समय पश्चिता के बारे में लिख रहे हैं। इसमें लिखेंगे आइंस्टीन ने यह पाया कि, आइंस्टीन ने यह पाया कि जैसे ही किसी धातु के पृष्ठ पर, यह पाया कि जैसे ही किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित किया जाता है, जैसे ही धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित किया जाता है, वैसे ही प्रकाश आपतित किया जाता है, वैसे ही
वैसे ही पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन, वैसे ही पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, वैसे ही पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अतः प्रकाश के आपतित होने, अतः प्रकाश के आपतित होने, प्रकाश के आपतित होने तथा, अतः प्रकाश के आपतित होने तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने, प्रकाश के आपतित होने तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती है, कोई समय पश्चता नहीं होती है। कोई समय पश्चता नहीं होती है। ओके भाई, हेडिंग है, इसके बाद अलग हेडिंग है बिल्कुल। प्रकाश विद्युत सेल, अरे रे रे रे, हाँ, यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। देखो एक मिनट, इसे 3 प्रकार मत लिखना। देखो प्रकाश विद्युत सेल क्या होते हैं, सुन लो एक मिनट जरा पहले। प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अपने आप में एक अलग युक्ति है और क्रांतिकारी खोज भी माना जाता है इसे। क्या होता है कि जो सौर कहते हैं, सौर मंडल से, सौर परिवार जो भी अपना सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो एक लाइन लिख देंगे यहाँ ऐसे करके कि ये प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। देखो ये जो हेडिंग है, प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये लो यार मुझे पता है। पहला है प्रकाश उत्सर्जक सेल, दूसरा है प्रकाश वोल्टीय सेल, तीसरा है प्रकाश चालकीय सेल।
हाँ जी बना लो। बल्ब, बल्ब लिख दिया है। चलो भाई साहब बहुत हो गया, बस 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 आ जाओ, लग गई चौपाल तुम्हारी बहुत। अब देखो इधर, अरे देख लो यार, चित्र ये बनाना, ये तुम्हारे प्रकाश उत्सर्जक सेल। देखो भाई सुन लो एक मिनट, इसमें लिखना क्या है तुम्हारे, बनाना क्या है, वरना उल्टा सीधा बना लोगे तुम। दिशाएं सही से याद रखना, दिशाएं कैसे कैसे होती हैं। इसमें कांच का बल्ब होता है जिसका कुछ भाग छोड़कर, वरना सब लोग काला पीला कर देंगे। यहाँ से देख लो, कुछ भाग छोड़कर जहाँ से प्रकाश आ सके, पारदर्शी बल्ब होता है। कुछ भाग छोड़कर इसके आंतरिक भाग पर सीजियम, पोटेशियम या सोडियम वगैरह की परत चढ़ी होती है। किसी धातु की परत चढ़ा देते हैं, अंदर से चढ़ी होती है। इसके अंदर एक धातु का कोई रिंग वगैरह लगा देते हैं जिसमें कोई प्रकाश निकल सके। ये पूरा जो अंदर की परत होती है ये कैथोड का कार्य करती है, इसे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं धारामापी द्वारा। और जो रिंग है ये एनोड का कार्य करता है, बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। अभी ये दोनों आपस में टच नहीं है, इसलिए इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। अब जैसे इस पर प्रकाश आपतित करते हैं तो इसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो कहाँ भागेंगे, प्लस की ओर। ये जो है छल्ला जो है ये रिंग, ये इसे खींच लेता है और इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, इसकी ओर जाते रहते हैं, परिपथ बन जाता है जिससे धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। यहाँ बल्ब लगा दोगे तो जल जाएगा, ठीक है जी। अब प्रकाश डालना जैसे ही बंद कर देते हैं बल्ब बुझ जाता है, प्रकाश डाल देते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर को आने लगते हैं, परिपथ बन जाता है, बल्ब जलने लगता है। इस तरीके से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हाँ जी, ओ इंजीनियर साहब इधर, क्या हो गया? हाँ रिसर्च कर रहे थे, ये समझ में आ गया क्या बताया वैसे मैंने, ये समझ में आ गया क्या बताया सर से? चलो इसमें एक कांच का बल्ब होता है, इसमें एक कांच का बल्ब होता है, बल्ब होता है जिसका कुछ भाग छोड़कर, जिसका कुछ भाग छोड़कर इसके आंतरिक भाग, जिसका कुछ भाग छोड़कर इसके आंतरिक भाग, जिसका कुछ भाग छोड़कर इसके आंतरिक भाग, आंतरिक भाग पर सीजियम या पोटेशियम का आवरण चढ़ा होता है, का आवरण, सीजियम या पोटेशियम का आवरण चढ़ा होता है। चढ़ा होता है। इस बल्ब के भीतर एक धातु का रिंग, बल्ब के भीतर एक धातु का रिंग लगा होता है, जिसे बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, जिसे बैटरी बी के धन सिरे से जोड़ते हैं।
धन सिरे से जोड़ते हैं, और यह एनोड का कार्य करता है, और यह एनोड का कार्य करता है, और यह एनोड का कार्य करता है। एनोड का कार्य करता है। फुल स्टॉप लगा लेंगे। इस बल्ब के आंतरिक भाग को, इस बल्ब के आंतरिक भाग को धारामापी की सहायता से, धारामापी की सहायता से बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, जो कैथोड का कार्य करता है, जो कैथोड का कार्य करता है। कैथोड का कार्य करता है। जब इस बल्ब के आंतरिक भाग पर, जब इस बल्ब के आंतरिक भाग पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, आंतरिक भाग पर उचित आवृत्ति का प्रकाश, उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, प्रकाश आपतित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जो एनोड द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जो एनोड द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, जिससे धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। और जब प्रकाश का आपतन रोक देते हैं, और जब प्रकाश का आपतन रोक देते हैं, आपतन रोक देते हैं, तो परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाता है, तो परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाता है। परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाता है। इस प्रकार फुल स्टॉप लगा लिखना है। इस प्रकार प्रकाश उत्सर्जक सेल का प्रयोग, प्रकाश उत्सर्जक सेल का प्रयोग उत्सर्जक सेल का प्रयोग स्विच की भांति किया जाता है, स्विच की भांति किया जाता है। स्विच की भांति किया जाता है। हाँ जी, दूसरा वाला हेडिंग डाल देंगे, चित्र बना लेंगे। अरे इतना सा चित्र है, लो बना के जाओ यार, बस यही बनाना है।
देखो इधर ये कोई कॉपर की प्लेट होती है, कौन बता रहे, ओटीपी, पिचासी 33 97 33। तो देखो इधर ये कॉपर की एक प्लेट होती है, कॉपर के ऊपर एक क्यूप्रस ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है और उसके ऊपर एक फिल्म लगी होती है अर्धपारदर्शी एजी की। बस इसके ऊपर जैसे प्रकाश आपतित करते हैं इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाने लगते हैं, ये वाला सिरा प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, इसमें एक माइनस एक प्लस बन जाता है, यहाँ बल्ब लगाते हैं तो ये जल जाता है। और ये वो सेल होता है जो नॉर्मली घरों पर तुमने अक्सर लगे देखा होता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा बैटरी की जरूरत नहीं होती, बाकी सब सेलों में एक्स्ट्रा बैटरी की जरूरत होती है। इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश डालो और विद्युत धारा प्रवाह हो जाती है। उसमें बैटरी नहीं होती है, वो डायरेक्ट ही चलता है। बैटरी तो अपने स्टोरेज के लिए रोक देते हैं। हाँ जी जा सकते हैं। इसकी हिंदी लिखेंगे, हेडिंग तुम्हारा कल के पढ़ा हुआ था टिसन को अभिक्रिया में। जब किसी अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड को एल्यूमिनियम एथोक्साइड एल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड को एल्यूमिनियम एथोक्साइड, जगह छोड़ दो इतनी, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड को एल्यूमिनियम एथोक्साइड के साथ अभिकृत करते हैं तो यह है टिसंको अभिक्रिया। देता है टिसंको अभिक्रिया कहाँ था यार, तो यह कैनिजारो अभिक्रिया देता है। कैनिजारो अभिक्रिया देता है, अभिक्रिया नाम तो टिसंको है। कैनिजारो अभिक्रिया तो यह है कैनिजारो अभिक्रिया देता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल बनते हैं, जो स्वतः अपघटित होकर एस्टर में बदल जाते हैं। देखो भाई इधर जरा, एस्टर में बदल जाते हैं। और ये ध्यान समझ लेना सही से, कैनिजारो अभिक्रिया पता होनी चाहिए तुम्हें कि कैनिजारो अभिक्रिया में तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल बनते हैं। उसमें अल्फा हाइड्रोजन रहित था, उसमें नहीं था, मतलब बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड था, यहाँ है। तो जब किसी एल्डिहाइड को एल्यूमिनियम एथोक्साइड के साथ अभिकृत करते हैं ना, तो ये बनते हैं। अब देखो इधर, इस अभिक्रिया की खासियत यह, अगर तुम इससे बैलेंस करना चाहोगे ना, तो अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस तो लास्ट वाले उत्पाद से होगी। तो ये उत्पाद बनते हैं जहाँ थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इससे ले लेता है वो। फिर बाद में क्या होता है कि इसमें से H और यहाँ का OH ये निकल जाते हैं जल बन के, और ये अपघटित होकर ये C2H5 होता है, ये पूरा पूरा इधर जुड़ जाता है
और ये बन जाता है, इसे कहते हैं एथिल एसीटेट। ये एस्टर बन जाते हैं। ये पूरी की पूरी अभिक्रिया टिसंको अभिक्रिया कहलाती है। लिख दिया वाले, यह अभिक्रिया टिसंको अभिक्रिया कहलाती है और अभिक्रिया उतार देंगे। देखने में ऐसा लग रहा है कि उपस्थिति है, हाँ उपस्थिति है एक तरीके से, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए अभिक्रिया में भाग भी लेता है, इसलिए के साथ करते हैं। वरना तुम इसमें देखोगे ना, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 और एक 3 ऑक्सीजन है, तो वो एक ऑक्सीजन कहाँ से आता है, फिर वो यहाँ से आता है, लेकिन थोड़े समय के लिए आता है, फिर वापस चला जाता है वो। हाँ जी, एल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करते हैं भाई। हो गया। देखो इधर अब जरा, जब किसी एल्डिहाइड का, कोई भी एल्डिहाइड है, उसका जब क्लोरीनीकरण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो देखो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl चला जाता है, एक Cl यहाँ आके जुड़ जाता है, CH2Cl और ये हो जाता है CH। क्या हो जाएगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा। फिर दोबारा से इसकी अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या होता है, यहाँ से एक H जाएगा, फिर ये आ जाएगा CH और एक Cl इधर लगा दो, एक Cl इधर लगा दो, क्या निकल जाएगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा। फिर इसका क्लोरीनीकरण करेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये वाला H चला जाएगा, CCl3 बन जाएगा एक तरीके से, सारे H हट गए। और अब ये आगे अभिक्रिया होगी नहीं, क्यों, क्योंकि H खत्म हो गया। नाम बताएगा कोई इसका, आपसे पहले देखा कहीं किसी ने, कहाँ देखा है, हाँ बताइए, कहीं इससे पहले देखा है, कहीं नहीं देखा, और किसी लड़कियों ने, 10वें चैप्टर में क्या है, अब हेलोजन है तो 10वें चैप्टर में ही होगा। हाँ ये नाम सुना है तुमने, क्लोरीन के निर्माण में क्लोरल, क्लोरोफॉर्म बनता है, DDT बनती है इससे, कितने कीटनाशक बनते हैं और बड़ी भयंकर भयंकर दवाइयाँ बनती हैं इससे। प्लस ना है यार वो क्या है, नहीं तो हाँ खाना बन गया है, खाने वाले खा लो। हिंदी कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिखो।
देखो भाई, तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ना, ये मेटादेशिक प्रभाव वाले यौगिक होते हैं। हो गया सब कहीं? किसका ना हुआ? हो गया? जल्दी करो, जल्दी, पीछे कैसे रह गई? अरे खाली पहचान के लिए लिख दो, मेटा पोजीशन वाले यौगिक होते हैं, बस बात है। जरूर दो ना, सारा लिखो, मेटा वाले पहचान के लिए लिख देते हैं। पीछे कर दे। इसी बात का तो सोचना है, बता देते हैं। लड़कियों को एक्स्ट्रा छूट मिलती है कभी, मैं बताता हूँ। जब कभी भी ट्रेन के उसमें रेलवे में जाओगे तो एक नहीं, छोटा मोटा कोच, एक पूरा डब्बा जो होता है ना, महिला कोच होता है, वो ना देखा कभी? रोडवेज में जब तुम जैसे गेट में एंट्री करोगे ना रोडवेज बस में, तो जस्ट एक तो कंडक्टर की सीट होती है, उससे जस्ट पिछली सीट जो होती है ना, वो महिला रिजर्व सीट होती है। हाँ, तो वो रिजर्व है। अरे यार देखो इधर, 3 अभी गिराए, से भी देख लो यार जल्दी अब। ये 3 ही बिक रहे हैं, देख लो इधर। उतार लो इसे ऐसे ही। हाँ हाँ, नहीं बदल, हाँ उतार लो इसे। हाँ जी, अब बताओ क्या चीज़ है? अभी कहते तो हो गई, काहे की मिटा नहीं। अब देख लो इधर, एक बार उतार लेना, 1 सेकंड में उतार लेना, पहले देख लो तुम्हें करना क्या है। यह हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण में तुम ClBr वगैरह किसी से भी अभिक्रिया कर सकते हो। ये होता है एसीटाइड बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड नाम सुन लो, क्योंकि नाम उसी हिसाब से लिखने तुम्हें।
बेंजल्डिहाइड होता है ये। जब बेंजल्डिहाइड को ब्रोमीन के साथ अभिकृत करते हैं तो देखो उधर ये क्या था, मेटादेशिक प्रभाव वाला, तो ना ये ऑर्थो पे जुड़ेगा ना पैरा पे जुड़ेगा, ये सिर्फ मेटा वाला यौगिक देता है, यानी कि एल्डिहाइड जुड़ने वाले अणुओं को मेटा पोजीशन पर निर्देशित करेगा कि वहां जाकर जुड़ जाओ। यहाँ से H निकलेगा, वहाँ Br आ जाएगा, एक H यहाँ का एक Br जो वो HBr बन के निकल जाएगा, नाम हो जाएगा मेटा लगा देंगे हम यहाँ, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। ये होता है जैसे एल्डिहाइड होते हैं ना, ऐसे कीटोन भी होते हैं। तो ये होता है, पहली बात तो मैथिलफेनिल कीटोन होता है, वो साधारण नाम है, लेकिन इसका जो मार्केटिंग में नाम चलता है वो चलता है एसिटोफिनोन। फेनिल के साथ ओन लगा दिया जाता है, और ये एसीटोन तो पहले से ही था, तो एसिटोफिनोन बोला जाता है। ये एसिटोफिनोन को Br के साथ जब इसे अभिकृत करते हैं तो ये भी मेटा बनाता है, तो आ जाएगा मेटा पोजीशन पर। मेटा के लिए हम M लिख देते हैं, मेटा ब्रोमो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। अब आ जाओ देखो इधर नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या है कि इसमें बेंजल्डिहाइड को सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाता है, NO2 यहाँ का जुड़ जाता है, तो मेटा नाइट्रो हो जाता है। और एक और तरीका बता देता हूँ, यहाँ से 1 2 3 जोड़ोगे ना तो तीसरे नंबर पे भी आ सकता है ये, तो जरूरी नहीं है तुम तीसरे पे जोड़ो, तुम इसमें ऐसे जोड़ सकते हो कि मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ढंग से देख लो, बार बार किसी ने ये पूछा ना कि ये क्या राइटिंग भले से टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन साथ साथ बोल के लिख रहा हूँ, या कोई कहे कि ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, क्योंकि अभिक्रिया की मैंने हिंदी में अपना आपने लिखी, पता है क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ऐसे अभिक्रिया पहली बार नहीं कर रहे हैं हम, पता नहीं हर चैप्टर में हमने नाइट्रीकरण और ब्रोमीनीकरण ये सब किए हुए हैं, इसलिए से तो हम ऐसी शॉर्ट में निपटा रहे हैं कि अब सबको पता है कि नाइट्रीकरण में किससे अभिक्रिया होनी है, सल्फोनीकरण में किससे होनी है, और हैलोजनीकरण में किससे होनी है। इसमें देख लो, ये होता है एसिटोफिनोन, नाम बता रहा हूँ सिर्फ मैं तुम्हें, ये है सांद्र HNO3 के साथ जब इसकी अभिक्रिया करते हैं तो मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन हो जाएगा। इधर आ जाओ, यह सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या करते हैं हम, H2SO4 से क्या करते हैं, सांद्र वाले से, बेंजल्डिहाइड है उधर बेंजल्डिहाइड। अब इसका नाम थोड़ा सा अजीबोगरीब होता है, अजीबोगरीब होने का मतलब क्या, जैसे हम हर किसी में पहले मेटा लिख देते थे, अब मेटा तो इसमें आएगा, लेकिन होता क्या है, ये पूरे का पूरा बेंजल्डिहाइड है, तो हम इसमें बेंजल्डिहाइड लिख देंगे। जी उधर बेंजल्डिहाइड इसमें लिख देंगे, और बेंजल्डिहाइड लिखने के बाद में मेटा सल्फोनिक अम्ल लिखेंगे, क्योंकि ये पावरफुल है, अपना अनुलग्न जुड़वाता है, तो मेटा सल्फोनिक अम्ल। ऐसे इसमें भी कि एसिटोफिनोन, चाहो तो ये मेटा बाहर भी लिख सकते हैं, मेटा सल्फोनिक अम्ल। तो ऐसे सारी अभिक्रियाएं लिख देंगे, ये तुम्हारी हो जाएगी अभिक्रिया पूरी।